students, myself Rubina Chaudhary, and today we are going to start a very important chapter of class 11 chemistry. Student, in class 11 we have many important chapters which are indirectly important to your class 12 as well. There is a lots of inclusion from this chapter in class 12. And yes student, today chapter which we are going to discuss has also lots of relation in class 12. There are few concepts that repeat itself in every next chapter that you will see in your class 12. Students, we are going to start today states of matter. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, वी ऑल आर अवेयर दैट देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है और गैस है. ये हम क्लास 11 और जब हम छोटे क्लास में होते हैं 4th 5th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं. तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेट अस लिस्ट डाउन दैम. सच एज मेरे पास होता है पहला स्टेट ऑफ मैटर जिसे बोला जाता है सॉलिड. माय सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज लिक्विड एंड माय थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज गैस. इस तरह से स्टूडेंट्स आई हैव गॉट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वी ऑल हैव गॉट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. तो बच्चा, जब हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे तो वी कैन सी, मेरे पास अगर सॉलिड है तो मैं उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास लिक्विड है तो मैं उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकती हूँ. इसका मतलब ये है कि सारे स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को सॉलिड में, ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है. तो व्हाट वी विल सी स्टूडेंट हियर कि अगर मैं अपने सॉलिड को हीट कर देती हूँ, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे हीट के लिए ये डेल्टा और ट्रायंगल का साइन यूज़ करती हूँ और इसका मतलब होता है टू हीट. ओके, तो अगर मैं सॉलिड को हीट करती हूँ तो मेरा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं पे अगर मैं लिक्विड को हीट कर दूँ बच्चों तो मुझे गैस मिल जाएगा. दैट मीन्स अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो लिक्विड और लिक्विड को हीट किया जाए तो बच्चों गैस मिलता है. अब अगर मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब मुझे गैस से लिक्विड लेना है और फिर उस लिक्विड से मुझे सॉलिड करना है, तो क्या किया बेटा, सॉलिड से लिक्विड करने के लिए हीट कर दिया. तो अगर लिक्विड से सॉलिड करना है ना दोबारा, तो मुझे जो मैंने उसको हीट दिया था मुझे उससे वही हीट को लेना पड़ेगा. तो उसका ये मतलब है कि अगर मैं लिक्विड को क्या करना चाहती हूँ, दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो आई हैव टू कूल देम. जो मैंने पहले हीट दिया था उस हीट को मैं ले लूँगी, उसको कूल डाउन कर दूँगी, और उससे मेरा जो सॉलिड है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, तो अगर तुम्हारे गैस को कूल किया जाए, अगर तुम्हारे गैस को कूल किया जाए तो लिक्विड मिल गया, और तुम्हारे लिक्विड को कूल कर दिया जाए तो तुमको सॉलिड मिल जाएगा. इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, और मैं सॉलिड है तो लिक्विड गैस में कर सकती हूँ, गैस है तो उसको सॉलिड लिक्विड में कर सकती हूँ. दैट मीन्स ऑल दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल. फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ वी टेक, तो हम ले लेते हैं, हमारे पास है पीस ऑफ अ आइस क्यूब. ये मेरे पास आइस क्यूब है. ओके बच्चा, अब इस आइस क्यूब को मैं क्या, ये मेरे पास आइस क्यूब है. इनिशियली ये जो मेरा आइस है बच्चा, ये सॉलिड स्टेट में है, राइट. वी ऑल नो आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. अब मैं क्या करूँगी, अगर अपने आइस को बाहर लाके रख दिया रेफ्रिजरेटर में से, मतलब मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिया. पहले वो कितने डिग्री पे था फ्रीजर में, 0 डिग्री पे था. अब 0 से बेटा मैं उसको किस पे ला रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे ला रही हूँ. तो ऐसा जब मैंने किया बच्चा, तो हुआ क्या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मेरा आइस हीट हो गया, और जब तुम्हारा सॉलिड हीट हुआ ना बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया. वी ऑल नो आइस को अगर मैं कूल डाउन करती हूँ तो वो आइस को अगर मैं हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वाटर. और मुझे यहाँ पे मिल गया वाटर, और मेरा जो वाटर है बच्चा वो किस में है, लिक्विड स्टेट में है. मेरा वाटर लिक्विड स्टेट में है, राइट स्टूडेंट्स.
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वी विल सी स्टूडेंट, अब अगर मेरे पास जो वाटर है उस वाटर को अगर मैं और ज़्यादा हीट करती हूँ, अगर मैं अपने वाटर को और ज़्यादा हीट करती हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट गैस वेपर्स, मुझे यहाँ पे वेपर्स मिलेंगे। तो मेरा जो वेपर होगा बेटा, मेरा जो वेपर होगा वो कौन से स्टेट में होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट। अगर मैं अपने मैटर को हीट करती हूँ तो मेरा मैटर हीट होने की वजह से बच्चा इसके अंदर एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहीं पे ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मैंने अपने गैस को कूल किया तो मेरा गैस जो है कूल होके वाटर में, और दोबारा से मैं अपने वाटर को कूल करूँगी तो वो मुझे दे देगा आइस। राइट स्टूडेंट, वी ऑल नो दिस, ये हम सब देख चुके हैं बार बार ऐसे होते हुए। राइट बच्चा, तो इससे क्या समझ में आता है हमें, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज ऑल दी स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। जो आपके ये स्टेट्स ऑफ मैटर है ना वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब तुम इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर को चेंज करके आपने हीट करा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो गया, आपने कूल करा गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से वो सॉलिड हो गया। तो व्हाट हियर वी कैन राइट डाउन स्टूडेंट इज all the states of matter, all the states of matter are interconvertible। जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो आपके जो सारे स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाएंगे। यहाँ तक बात आई समझ में बेटा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो, व्हाट नेक्स्ट इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि तुम्हारे पास, अब ये चैप्टर की बात करते, चैप्टर का कंटेंट कुछ इस तरह से है बेटा। हम सबसे पहले तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, मतलब हम जो हमने इससे पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल पे हम पढ़ चुके, पहले उसको रिवाइज कर लेंगे कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ये सारी चीज़ें जानते हैं। फिर हमारा जो चैप्टर होगा ना बच्चा, हमारा जो ये चैप्टर है ये स्पेसिफिकली लिक्विड और गैस के लिए है। मैं इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में लिक्विड की बात करूँगी और सेकेंड हाफ में मैं गैस की बात करूँगी। सो माई चैप्टर इज़ ऑल अबाउट लिक्विड एज अ स्टेट ऑफ मैटर and gas as a state of matter. We are going to not talk about solid much in this chapter. हम solid के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा. We are not going to talk about solid. Now student, what we are going to do is we are going to distinguish solid, liquid and gas, which we are doing from last many years. Like it is very simple for you to understand. तो हम स्पेसिफिकली वो डिस्टिंग्विश करके अपना सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में और क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, वी विल टॉक अबाउट ऑल दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड आ गया, फिर आ गया मेरे पास लिक्विड और लिक्विड के बाद आ गया मेरे पास गैस। ठीक है बच्चा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मेरे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड तो बेटा अगर मैं अपने इसी एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आइस, वाटर और आइस के जो वेपर्स होते हैं, तो अब अगर मैं एक क्यूब बना लूँ आइस का, ये मेरे पास एक क्यूब है आइस का, ठीक है, ये मेरा आइस क्यूब है और यहाँ पे मैंने ये अपना आइस बना लिया। तो बेटा सॉलिड में आई विल सी माई मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं they are compactly arranged और they are arranged in a repeated order। ये एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं बेटा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी नहीं होते, जैसे आपने मार्चिंग में देखा होगा लोग कैसे एक के पीछे एग्जैक्टली एक खड़े होते हैं, एक के बाजू में एक खड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सिमिलरली लाइक दैट स्टूडेंट
तुम्हारा जो ये सॉलिड है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलरली मैनर। तो तुम्हारा जो पहला पॉइंट है सॉलिड के बारे में वो होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, और आई कैन से पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ले लेती हूँ सो दैट फिर सॉलिड कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड are arranged in regular, और रेगुलर का मतलब है ऑर्डरली मैनर में। ये हमेशा ऑर्डर में होते हैं, मतलब एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, इस तरह से ऑर्डर मेंटेन करते हैं जैसे कि मार्चिंग में होते हैं। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं बेटा। तो जब मैं लिक्विड की बात करूँगी तो मेरे पास ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर, और इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर है मेरे पास लिक्विड। तो ये मेरा हो गया लिक्विड, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय लिक्विड। तो बच्चा जब तुम लिक्विड को देखोगे ना तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये ऑर्डरली मैनर में अरेंज नहीं है। जैसे आप मार्केट में लोगों को देखते हो तो व्हाट यू विल सी कि कोई लाइन से तो नहीं खड़ा है, कोई किसी जगह पे ज़्यादा क्राउड है, कहीं पे कम है, मतलब सब बिखरे हुए हैं बट ऑर्डर में नहीं खड़ा है कोई। तो बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा लिक्विड होता है, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ ऑर्डरली मैनर। तो लिक्विड की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आई विल राइट डाउन particles are not arranged in orderly manner। लिक्विड में भी पार्टिकल ऑर्डरली मैनर्स में नहीं होते, बिखरे हुए होते, लाइन में नहीं होते। देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ अ लाइन, लाइन में नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे गैस की। तो जब तुम गैस को कंपेयर करोगे ना सॉलिड और लिक्विड से, तो गैस के अंदर हाई इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली शैटर्ड होते हैं, एक इस कोने में दूसरा उस कोने में, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब बेटा तुम गैस को देखोगे ना तो व्हाट यू विल राइट डाउन इज पार्टिकल ऑफ गैस शो हाई इरेगुलरिटी, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी शो करेंगे। कौन? गैस के पार्टिकल्स। आई होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। गैस के पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी शो करते हैं, राइट बच्चा। तो अब दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका हुआ होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका हुआ होता है। अब तो तीसरा चौथा फिर ऐसे ये लोग एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से करीब में होते हैं बेटा। तो यहाँ पे तुमको जो सेकेंड पॉइंट लिखना है दैट इज पार्टिकल्स of solid molecules, particle of solid molecules are in close contact with each other। ये एकदम से ही क्लोज कांटेक्ट में होंगे। दिस इज व्हाट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड। सॉलिड बेटा, अब सॉलिड के बाद जब हम गैस की बात करेंगे ना बेटा, सॉलिड के बाद जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस में थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो देयर इज नो क्लोज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इतने कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते। तो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन, मैं यहाँ पे ब्लू से लिख रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। दे आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में ये नहीं होते, बहुत दूर भी नहीं होते लेकिन बहुत करीब भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते एक दूसरे से।
अब बात कर लेते हैं गैस की। तो जब तुम गैस की बात करोगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एक इस तरफ है तो दूसरा उससे बहुत दूरी पे है, तीसरा इससे बहुत, मतलब ये लोग दूर दूर होते हैं। तो जो तुम गैस की बात कर रहे हो बेटा, गैस में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो गैस में हम लिख सकते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। अब हमने बात करनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। एक सॉलिड का मॉलिक्यूल, आई विल टेक, ये एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरे सॉलिड का मॉलिक्यूल है। दोनों एक दूसरे के करीब करीब है, राइट बच्चा, दोनों एक दूसरे के करीब करीब है। तो जब दोनों एक दूसरे के करीब है तो तुम समझ सकते हो, अब तुम किसी से बहुत करीब होगे तो तुम्हारा उससे लगाव कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है बेटा। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से लगाव मैक्सिमम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज मैक्सिमम। स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा मैंने IMF लिखा है ऑफ ए, IMF of A is nothing but intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction of solid is maximum, ये सबसे ज़्यादा होगा। बच्चा जब मैक्सिमम बोल रही हूँ ना, तो आई एम सेइंग कि लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स। कोई भी एक चीज़ आपस में चिपकी हुई है ना तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगी। इसके अलावा जब हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की बात करने से पहले बात कर लेते हैं गैस की। तो लिक्विड को तुम रिलेट करके आसानी से लिख पाओगे। अब जब मैं गैस की बात कर रही हूँ ना बेटा, गैस का मॉलिक्यूल एक इस तरफ, दूसरा उस तरफ, राइट, दोनों बहुत बहुत दूरी पे हैं, तो इनके बीच में लगाव कैसा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो और कोई फॉरेन कंट्री में जिससे आप कभी 4 साल 6 साल या कभी बात कर लेते हो, या वो भी नहीं होता है, तो आपका उससे अटैचमेंट कैसा होगा, ना के बराबर, राइट। तो ऐसा ही गैस का केस है बच्चा, जब गैस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। आइडियल गैस में तो होता ही नहीं है, आइडियल गैस में वी टेक इट एज अ जीरो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि सारी केसेस आइडियल तो नहीं होती है, वैसे हम आइडियल की बात करें तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन जीरो, तुम ये भी लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस इज जीरो, और यू कैन राइट डाउन इट इज नेग्लिजिबल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस इज नेग्लिजिबल। व्हेन आई एम सेइंग नेग्लिजिबल, तो इतना कम है कि तुम उसको ना के बराबर कंसीडर कर सकते हो बेटा। आई होप आई एम क्लियर मैं क्या बोल रही हूँ। अब बात हो गई तुम्हारे लिक्विड की। मैंने बोला सॉलिड वो फैमिली के 2 क्लोज मेंबर्स हैं जिनको फ़र्क पड़ता है एक दूसरे से। गैस वाले कैसे, दूर दूर वाले जिनको एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। अब लिक्विड होता है आपके रिलेटिव्स की तरह, जिससे आपको बहुत ज़्यादा भी अटैचमेंट नहीं है, बट इतना भी कम नहीं है। किसके इतना, गैस के इतना, राइट। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के मुकाबले, मतलब फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले ज़्यादा, और उस एक अननोन इंसान के मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में कम, और उस अननोन इंसान गैस के मुकाबले में ज़्यादा। तो बच्चा जब हम लिक्विड के लिए लिखते हैं, वी राइट डाउन अ कंपैरिजन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और साथ में वी विल राइट डाउन मोर देन
लिक्विड, और लिक्विड के कंपैरिजन में बच्चा ये कैसा होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन सो फार। गैस के कंपैरिजन में गैस से ज़्यादा, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन, बेटा आई विल राइट डाउन हियर गैस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका गैस, गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमको बात करनी है, मैं तुमको एक स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैं तुमको एक पत्थर दे रही हूँ और बोल रही हूँ इसको छोटा कर दो, दबा दो, छोटा हो जाए, कंप्रेस हो जाए। क्या ये पॉसिबल है बेटा कि तुम एक सॉलिड को कंप्रेस कर दो? नहीं। तो जो आपका थर्ड के बाद फोर्थ डिस्टिंग्विश पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेल कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, नॉट कंप्रेसिबल, उनको दबा के छोटा नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं ना, और कितना चिपकाओगे, एक के अंदर दूसरे को तो नहीं घुसा सकते हो, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वो स्पेस को कम कर सकते हैं, तो वो स्पेस है ही नहीं तो कम क्या करोगे। तो जब तुम इनको कम ही नहीं कर सकते हो, दे विल बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट में, तो हाउ विल यू कंप्रेस देम, दैट्स मीन नो कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में वी कैन राइट डाउन नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। अब बच्चा जब लिक्विड की बात करूंगी ना मैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टूडेंट्स, तो लिक्विड के बारे में बात करते वक्त आई कैन टेल यू बेटा कि लिक्विड में स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, हम कंप्रेस करके उनको और क्लोज ला सकते हैं। तो व्हाट आई कैन टेल यू, द स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड को थोड़ा सा हल्का सा दबाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही, बट ये स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में हमने लिख दिया स्लाइटली कंप्रेसिबल, योर लिक्विड इज स्लाइटली कंप्रेसिबल। और जो गैस होता है बच्चा, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। कैसे, अब गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर थे, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, तुम क्या करोगे कंप्रेस करने के लिए, सबको करीब ले आओगे। तुम एक पूरे रूम के गैस को ना बेटा, पूरे रूम के गैस को बहुत थोड़े से स्पेस में फिट कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल एंड व्हाइल कंप्रेसिंग व्हाट वी कैन डू इज कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब ला सकते हैं, राइट बेटा। ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स। अब इसके बाद भी हम कुछ चीज़ें स्कूल लेवल से पढ़ चुके हैं, आई फील जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड के पास शेप नहीं है, वॉल्यूम है, और गैस के पास ना ही शेप है और ना ही वॉल्यूम है, राइट बच्चा। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और भी बहुत सारी चेंजेस की बात करी है। अगर मैं टेम्परेचर, लिक्विड और चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड पे ज़्यादा असर नहीं करता है, लिक्विड पे करता है और गैस पे बहुत ज़्यादा करता है। दिस इज ऑल पॉइंट, बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैम मच नाउ स्टूडेंट। आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हमने ये अपने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिए, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब तुमने यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ना है और उसी पॉइंट के साथ हमें चैप्टर में आगे जाना है, और वो पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा तुमको इस चैप्टर में बात करनी है अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अभी तो हमने बोल दिया यहाँ पे सॉलिड में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में ये कम है और गैस में एकदम ही कम है, ये बोल दिया। बट होता क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that we will see student right now. Okay student, let us see what is intermolecular force of attraction. intermolecular force of attraction क्या होता है, तो जैसे ही आप नाम को दो हिस्से में स्प्लिट कर दो, इंटर दैट मीन्स इन बिटवीन, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा बोलते हैं। तो सबसे पहले आई विल राइट डाउन, it is a force of attraction, it is a force of attraction between two neighboring molecules, between two
नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे वाटर है H2O, तो मैंने वाटर को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, और दूसरी तरफ भी मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि मैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं कर रही हूँ, बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ कि वाटर कैसे बना। एक वाटर मतलब ये मेरा वाटर, इस वाटर के साथ जो कनेक्ट होता है एक लिक्विड जो दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मैं सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी अट्रैक्टिव, या अट्रैक्टिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी रिपल्सिव, और साथ साथ में बच्चा ये रिपल्सिव भी हो सकता है। आई बात समझ में बेटा? अब इसके बाद जो हमें सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करनी है जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, अगर आप हीट करते हो तो यू वुड हैव नोटिस योर सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हीट करना मतलब थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करना। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अगर तुम थर्मल एनर्जी को बढ़ाओगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। जैसे कि देखो बच्चा, सॉलिड में क्या था, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी थी, लेकिन जब तुमने उसको हीट किया तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इसका उल्टा हम बोल सकते हैं, अगर मैंने थर्मल एनर्जी को डिक्रीज कर दिया तो मेरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बहुत और भी कामों के लिए यूज़फुल होता है, जैसे कि ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है बाय नोइंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। तो स्टूडेंट हमारा जो ये चैप्टर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने आपको इनिशियली बोला था हम दो ही स्टेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तुम्हारा लिक्विड है फर्स्ट हाफ में और जो तुम्हारा सॉलिड है वो सेकेंड हाफ में। तो हमने अपना लिक्विड पार्ट स्टार्ट कर दिया है बाय डूइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर नाउ बेटा तुमको तो यही समझना है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि चैप्टर में हमें 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना है और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से उन्हीं 5 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब बेटा जो तुम्हारे पास 5 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से हैं? आई विल राइट डाउन दैट हियर स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे कुछ नोट डाउन करना है तो प्लीज़। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारा चैप्टर का जो फ्लो है बेटा, उस फ्लो में व्हाट वी विल सी कि हमें सबसे पहले पढ़ना है डाइपोल force of attraction. This is my first force of attraction. Then I have iron dipole force of attraction. दूसरा है मेरा iron dipole force of attraction. Then I have dipole induced dipole. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमारे पास है लंदन फोर्स,
और लास्ट में है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से टोटल हमारे पास 5 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। बेटा इतना ही पार्ट तुमको लिक्विड पार्ट में है। जैसे ही आप ये पांचों पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, यू आर डन विद द लिक्विड पार्ट। अब जब तुम ये नाम देखोगे डाइपोल 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 इंड्यूस, तो दैट माइट कम्स इन योर माइंड कि क्या नाम है, मतलब नाम ही इतना बुरा, तो टॉपिक कैसा होगा। वेरी सिंपल टॉपिक। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा यही डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डाइपोल का मतलब समझेंगे पहले, क्योंकि डाइपोल यहाँ पे भी आ रहा है, डाइपोल यहाँ पे भी आ रहा है, डाइपोल यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये डाइपोल होता क्या है, और फिर उसके बाद हम अब 1 बाय 1 अपने पांचों जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, जहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का बेसिक डिस्टिंग्विश पॉइंट पढ़ा है, जो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं बार बार आपके 12th स्टैंडर्ड में, जैसे कि स्पेसिफिकली डाइपोल डाइपोल आता ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जगह पे पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो जब अगर आप यहाँ पे स्किप कर देते हो तो फिर पूरे 12th स्टैंडर्ड में वही कन्फ्यूजन, ये क्या होता है एंड ऑल दैट। So students, for that keep watching my lecture and thank you students for watching.